हाँ जी, तो कल हमने बजट शुरू किया था। मैंने आपको बताया था बजट में सवाल कैसे पूछे जा सकते हैं। 3 कर्तव्य क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द कर्तव्यस ऑफ बजट? व्हाट इज द एक्सपेक्टेड फिस्कल डेफिसिट टारगेट फॉर द फाइनेंशियल ईयर 26-27, है ना? हाउ मच मनी हैज बीन एलोकेटेड फॉर बायोफार्मा फार्मेसी स्कीम, है ना? इस किस्म के सवाल आएंगे। फैक्चुअल ज्यादा एक्सपेक्टेड है। तो कल हमने बात की थी रिफॉर्म्स इन लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर। उसमें हमने बात की थी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी वो पैसा जिससे एसेट क्रिएट होता है वो बढ़ा के अब 12 लाख करोड़ कर दिया गया है। इसी तरीके से एक नया डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बोल दो, फ्रेट कॉरिडोर बोल दो, बनाया जा रहा है। कहां से कहां तक? वेस्ट बंगाल से गुजरात तक। वेस्ट बंगाल की किस जगह से? दनकुनी से लेकर सूरत। ये नया है। ऐसे बड़े सारे ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं। जितने भी मेट्रो सिटीज है ना उनको आपस में कनेक्ट करते हैं। जैसे दिल्ली अहमदाबाद, दिल्ली बैंगलोर, बैंगलोर चेन्नई, इनके लिए डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बनाते हैं क्योंकि मेट्रो सिटीज में काफी फ्लो ऑफ गुड्स होता है। तो ये एक नया बना दिया फ्रेट कॉरिडोर का मतलब कि इस पटरी पे सिर्फ और सिर्फ मालगाड़ी चलेगी और कुछ नहीं, ताकि वो सीमलेसली चल पाए, पैसेंजर गाड़ी की वजह से इसका डिलीवरी लेट ना हो। फिर हमने बात की नेशनल वाटरवेज की। वाटरवेज यानी नदियों के थ्रू, किश्ती के थ्रू सामान को ट्रांसपोर्ट करना सबसे सस्ता और सबसे एनवायरमेंटल फ्रेंडली मेथड होता है। फुटप्रिंट, कार्बन फुटप्रिंट सबसे कम होता है इसका। और ये भी बनाए जा रहे हैं। एक नेशनल वाटरवे 5 उड़ीसा में बनाया जा रहा है ना? उसके अलावा शिप रिपेयर इकोसिस्टम वाराणसी और पटना में बनाया जा रहा है। बेसिकली इंडिया में शिप स्क्रैपिंग इंडस्ट्री थी बहुत बड़ी, यानी जब शिप जो है उसकी अपनी लाइफ कंप्लीट होती थी, उसको तोड़ ताड़ के उसके स्क्रैप, उसके कबाड़ को प्रोसेस करना सबसे बड़ी इंडस्ट्री इंडिया में थी। अब इंडिया शिप रिपेयर, शिप मैन्युफैक्चरिंग और शिप जो है टेक्नोलॉजी पे एफर्ट डाल रहा है कि हम भी बना पाए। आपने देखा होगा कितनी बड़ी बड़ी शिप्स होती हैं जो लाखों करोड़ों टन का वजन लेके एक कंट्री से दूसरी कंट्री जाती हैं। अगर आपने आजकल न्यूज फॉलो की होगी तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज बहुत न्यूज में रह रहा है ना? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज। अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज क्यों इंपॉर्टेंट है? हाँ, 20% जो ऑयल है और बाकी गुड्स एंड सर्विसेज वहां से ट्रेवल करता है। अगर उसको ब्लॉक कर दो तो पूरी दुनिया में पेट्रोल या ऑयल का जो ट्रांसपोर्टेशन है वो रुक जाएगा। इसी तरीके से एक और जगह है स्टेट ऑफ मलक्का, सुना है आपने? तो अंडमान निकोबार से बहुत नजदीक है वो। बेसिकली अंडमान निकोबार इंडिया के लिए बड़ी स्ट्रेटेजिकल इंपॉर्टेंट लोकेशन है क्योंकि स्टेट ऑफ मलक्का से दुनिया का 1/3 ट्रेड होता है। 1/3 अगर उसको ब्लॉक कर दोगे तो दुनिया का 1/3 ट्रेड इफेक्ट करेगा। इसीलिए इंडिया की ओनली ट्राई सर्विस बेस, यानी जहां पर नेवी भी है, एयरफोर्स भी है, आर्मी भी है, अंडमान निकोबार में। क्योंकि उस स्ट्रेट, जब भी चाइना को एग्रेशन करे तो फौरन उस स्ट्रेट को ही ब्लॉक कर दो, ऐसा किया जा सकता है। तो आप जानते हो आपकी जो कोस्टल एरिया और जो शिप वगैरह है वाटरवे से कितने इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो ये कल हमने पढ़ा था। अब हम आ रहे हैं एनर्जी सिक्योरिटी, सिटी इकोनॉमिक रीजन्स एंड हाई स्पीड रेल पे। अगर आपने एआई में होने वाले डेवलपमेंट्स के बहुत सारे पॉडकास्ट सुने होंगे तो आपने एक पॉडकास्ट इलॉन मस्क का देखा होगा जिसने कहा था आने वाले टाइम में पैसा जो है वो खत्म हो जाएगा, अब एक ही चीज रह जाएगी, एनर्जी करेंसी। अब आप ट्रेड करोगे एनर्जी करेंसी में। आपके पास कितनी एनर्जी है आपकी बॉडी में, नहीं, उस एनर्जी का कोई काम नहीं है। जो आपके पास सेव है घर पे, चाहे आपने सोलर पैनल से सेव की है, चाहे आपने विंड से सेव की है, चाहे आपने हाइड्रो से की हुई है, तो आप पे करोगे एनर्जी यूनिट्स में। ऐसा उसका कहना है, बाकी क्या होगा क्या नहीं किसको पता। तो इसीलिए एनर्जी सिक्योरिटी बड़ी इंपॉर्टेंट है। हम आज भी हेविली ऑयल डिपेंडेंट हैं। हम ऑयल इंपोर्ट करेंगे तभी हमारा काम चलेगा। ऑयल नहीं है तो हमारे पास इतना ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी है ही नहीं कि हमारी एनर्जी नीड्स को हम पूरा कर सकें। चाहे वो बिजली है, चाहे वो गाड़ियां हैं, चाहे वो बड़ी बड़ी मशीनें हैं, फैक्ट्री है, सारा हम डिपेंडेंट है इंपोर्ट ऑफ ऑयल पे।
तो कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन इन स्टोरेज, CCUS। एनवायरमेंट में से कार्बन को कैप्चर करो और स्टोरेज करो। इससे क्या होगा? इससे हमारी ग्लोबल वार्मिंग में कमी आएगी। और जो हमने क्लाइमेट समिट में, उसको कॉप बोलते हैं, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, आपने एनवायरमेंट पढ़ी है? आपके सिलेबस में है एनवायरमेंट? नहीं है, नहीं, फाउंडेशन वालों ने पढ़ी है। हाँ, तो उसमें आपने कॉप पढ़ी होगी, कॉप 26, कॉप 27, कॉप 28। ये शायद उस नायब तहसीलदार में थी क्या ये? हाँ, ओरिएंटी में थी, तो उन लोगों ने पढ़ा है। उसमें हमने पढ़ा था कि इंडिया के कुछ टारगेट्स अचीव करने का प्रॉमिस किया है कॉप में, कि हम कार्बन एमिशन इतनी कम करेंगे, हम इतने 2047 तक अपनी एनर्जी डिपेंडेंसी 50% से कम कर देंगे। उसी को अचीव करते हुए कार्बन कैप्चर, यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज, इस चीज को करने के लिए 20,000 करोड़ रुपए अगले 5 साल में खर्चे जाएंगे। क्या क्या करेगा ये? हमारे एनवायरमेंट से कार्बन को कम करेगा और क्लीन एनर्जी को प्रमोट करेगा। फिर आ गया सिटी इकोनॉमिक रीजन्स। सिटी इकोनॉमिक रीजन्स, ऐसी सिटीज डेवलप की जाएंगी जो इकोनॉमिक ग्रोथ हब्स की तरह एक्ट करेंगे। मिसाल के तौर पे जम्मू है, मान लो अगर जम्मू को इस तरीके से डेवलप किया जाए कि जम्मू में जो भी बिजनेस के प्रोविजंस हैं, जहां से पैसा क्रिएट हो सकता है, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो सकती है, उसको सरकार डेवलप करे कि यहां से गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सपोर्ट बढ़ाया जाए, यहां पे प्रोडक्शन ऑफ हाई क्वालिटी सैफरन को बढ़ाया जाए, यहां पे लेवेंडर को बढ़ाया जाए, यहां पे मिसाल के तौर पे कलाड़ी को वर्ल्ड लेवल पे एज अ चीज, आपको पता है ना अमेरिका में और इटली में और इस जगहों पर, मेडिटेरियन इलाकों में चीज की बड़ी फैसिनेशन है। चीज वो चीज क्या है? चीज है वो जो स्लाइस चीज का होता है, वो वाला। वहां भी बड़ी डिफरेंट किस्म की चीज होते हैं। अब जो ये कलाड़ी है वो भी तो चीज ही है एक हिसाब से, लोकल चीज। तो ऐसे लेवल पे इसको इतना प्रमोट करना कि वर्ल्ड लेवल पे वो फेमस हो जाए। हमारे ऐसे ऑलरेडी एक स्कीम है, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट। उसके तहत हर डिस्ट्रिक्ट से एक प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट के लिए प्रमोट किया जा रहा है। तो सिटीज को इस तरीके से डेवलप करना कि वो सिटीज ग्रोथ हब्स क्रिएट हो जाए, वहां पे बहुत सारा जीडीपी क्रिएट हो सके, बहुत सारी जॉब क्रिएट हो सके, इसके लिए भी काम किया जा रहा है। और 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर्स को प्रपोज किया गया है। कौन कौन? मुंबई पुणे, पुणे हैदराबाद, हैदराबाद बैंगलोर, हैदराबाद चेन्नई, चेन्नई बैंगलोर, दिल्ली वाराणसी, वाराणसी सिलीगुड़ी। ये सबके सब याद करने पड़ेंगे, डायरेक्ट सवाल आ सकता है। ठीक है। गुड मॉर्निंग मनदीप, पल्लवी गुड मॉर्निंग, सलमान सर योर आईज आर अ बिट पफी, आई होप यू आर इन गुड स्पिरिट। हाँ, वो यशोधरा मैम की शादी चल रही है तो थोड़ा आजकल फंक्शन में लेट हो जा रहा है, इसलिए आपने सही पहचाना। सर इज देयर एनीथिंग फॉर पीएम आवास योजना इन 2026-27 बजट एज वेल, वी आर स्टिल लिविंग कच्चा हाउस। शुभम, अगर ऐसी बात है और अगर आप एक एलिजिबल बेनिफिशियरी हैं तो आप बताइएगा आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, और हम कोशिश करेंगे कि हमारे कोई स्टूडेंट अगर वहां पर हैं IAS KAS तो हम उनको जरूर बात करें। सर PDF के साथ ये वाली PDF भी अपलोड कर देना प्लीज। ठीक है, तो ये 5-7 आप अपलोड याद करेंगे। फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स एंड सेकंड कर्तव्य। अब हम सेकंड पार्ट पर आगे। अभी तक हमने बात की थी पहला कर्तव्य क्या था, जिससे पूछूंगा वही बताएगा। आप बताओ। हाँ, व्हाट इज फर्स्ट कर्तव्य? अभी तो जो हम पढ़ रहे थे, इधर इधर देखिए, मैं इधर देख के, कॉपी पे नहीं, दिमाग लगाओ, जोर से बोलो। लेकिन पहला था क्या जो अभी तक हम पढ़ रहे हैं? नहीं, एक्सेलरेट एंड सस्टेन ग्रोथ। समझ गए? मतलब एक तो हमें ग्रोथ को बढ़ाना है और सस्टेन करना है, ये था पहला कर्तव्य। ठीक है, अब हम सेकंड कर्तव्य पे आ गए। सेकंड कर्तव्य क्या है? फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म एंड बिल्डिंग कैपेसिटी ऑफ पीपल। असल में जो कर्तव्य वो ये है, वो बिल्डिंग कैपेसिटी ऑफ पीपल है, उसके लिए फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म किया जा रहा है। अब देखो, लोगों की कैपेसिटी बिल्ड करनी है। लोगों की कैपेसिटी बिल्ड करने का मतलब है उनको एम्पावर करना है। एम्पावर कैसे कर सकते हो आप? उनको एक्सेस टू क्रेडिट देके, उनको अपस्किल करके, उनको एजुकेट करके,
एक आदमी, एक इंसान, एक बच्चा कैसे एक बेहतर सिटीजन और बेटर एम्प्लॉयबिलिटी कर पाएगा? जब वो एजुकेटेड होगा, जब वो हेल्दी होगा, जब वो स्किल्ड होगा, तभी तो कहीं जाके वो अच्छा काम कर पाएगा इकोनॉमी में, तभी तो एम्पावर हो पाएगा। तो सबसे पहले है हाई लेवल कमेटी ऑन बैंकिंग फॉर विकसित भारत। सबसे पहली बात है, आज की डेट में आपको कोई भी सरकारी स्कीम का फायदा उठाना है, बिना बैंक अकाउंट के नहीं उठा सकते। अगर आपका बैंक अकाउंट ही नहीं है तो आप यूपीआई क्या करोगे? आपको सब्सिडी कैसे मिलेगी? आपको सरकार स्कॉलरशिप कैसे देगी? बिना बैंक अकाउंट के नहीं पॉसिबल है। कैश में तो कोई काम होता नहीं अब। तो बैंकिंग सेक्टर को बेटर करना है और एक्सपैंड क्रेडिट एक्सेस। एक्सपैंड क्रेडिट एक्सेस का मतलब होता है पैसे का एक्सेस को बढ़ाना है। जैसे अभी कल ही या परसों हमारे चीफ सेक्रेटरी जो हैं अटल डल्लू, हमारी स्टेट के, उन्होंने बैंक्स को बोला कि कम से कम 100 से 150 लोन हर रोज जाने चाहिए। किनको? एंटरप्रेन्योरशिप के लिए, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए। हर रोज हमारी स्टेट में 100 से 150 लोन दो कंपल्सरीली। समझिए ना, ये किया जा रहा है हमारी स्टेट में। वैसे ही नेशनल लेवल पे सरकार बैंकिंग सेक्टर को कह रही है कि क्रेडिट का एक्सेस बढ़ाओ लोगों को। आप खुद देख लो, आज से 10-15 साल पहले आपको कार के लिए लोन चाहिए था, कितने लोन निकाल सकते थे? आज फट से मिल जाता है। आज से 10-15 साल पहले आपको हाउस लोन चाहिए था, कितने लोन निकाल सकते थे? तब वाकफी निकालनी पड़ती थी, पता नहीं क्या क्या करना पड़ता था, जो मैनेजर है वो पैसे खाता था लोन अप्रूव करने के लिए। आज तो वहीं से बोल रहे थे भैया, अगर आपका सिविल स्कोर सही है फटाफट मिल जाएगा, है ना। पावर सेक्टर रिफॉर्म, एनबीएफसी रिफॉर्म्स। एनबीएफसी होता है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशंस या फिर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। जिस जगह पर बैंक नहीं पहुंच पाते उस जगह पर एनबीएफसी पहुंच पाता है। एनबीएफसी यही होगे जो गोल्ड लोन वगैरह देते हैं, मुथूट फाइनेंस, बजाज फिनिसार, ये तो सुना ही होगा ना आपने। ये सब एनबीएफसी, ये बैंक नहीं है लेकिन यहां से आपको लोन मिल जाता है, क्रेडिट मिल जाता है। तो रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन एंड रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन। पावर सेक्टर रिफॉर्म्स अलग है, एनबीएफसी रिफॉर्म्स अलग है, दोनों गलती से इसमें एक जगह आ गया है। पावर रिफॉर्म और रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन का क्या है? जो जगह जगह पर बिजली की कटौती हो रही है या कहीं पर बिजली पहुंच नहीं पा रही है, उसकी वजह से बिजनेस भी इंपैक्ट होता है, डेली लाइफ भी इंपैक्ट होती है, एजुकेशन भी इंपैक्ट होता है, उसको ठीक किया जा रहा है। एफडीआई रिफॉर्म्स। एफडीआई होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यानी बाहर से आने वाली कंपनी जब हमारी कंट्री में इन्वेस्टमेंट करना चाह रही है, उसके लिए हमारी जो पॉलिसीज हैं उसको बेहतर बनाया जा रहा है कि अगर बाहर की कंट्री के लोग हमारे देश में आके इन्वेस्टमेंट करके बिजनेस करना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम। बाहर का पैसा हमारी कंट्री में लग रहा है, बाहर के पैसे की आने की वजह से बाहर की एक्सपर्टीज भी आ रही है ना। म्युनिसिपल बॉन्ड इंसेंटिव। म्युनिसिपल बॉन्ड होता है कि म्युनिसिपैलिटीज कहती हैं देखो भाई, हम अपनी सिटी को क्लीन करना चाहते हैं, आप हमें पैसे की जरूरत है, आप हमें पैसा दीजिए हमारा बॉन्ड खरीद के और हम आपको सालाना इतना इंटरेस्ट उस पर दे देंगे। फॉर एग्जांपल जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वो कहती है पूरी सिटी को क्लीन करने के लिए एक्चुअली हमें चाहिए लेट्स से 1000 करोड़ रुपए, इतना पैसा है ही नहीं हमारी स्टेट के पास, तो वो लोगों से पैसा मांगते हैं, कहते हैं लो हमारा बॉन्ड खरीद लो, हम इस बॉन्ड से सिटी को साफ करेंगे। जितनी सिटी साफ होगी, जितना सिटी अच्छी होगी, उतना इस सिटी में म्युनिसिपैलिटी का रेवेन्यू भी बढ़ेगा। मान लो अभी जम्मू सिटी को कहा जाता है कि क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया, तो यहां टूरिज्म बढ़ेगा, यहां पे फुटपाथ से लेकर वेस्ट मैनेजमेंट से लेकर हर चीज बड़ी साफ सुथरी हो जाएगी, एकदम वेस्ट की तरह। हालांकि ये सिर्फ ख्याली पुलाव है, ऐसा होने वाला कभी है नहीं। इंदौर सबसे क्लीनेस्ट सिटी मानी जाती थी, वहां पर हमें पता चल गया उसकी असलियत क्या है, लोग जहरीला पानी पी के मर गए। तो ऐसे क्लीननेस को करना क्या है? सुना ना आपने इंदौर का केस? 3 साल से 4 साल से लगातार फर्स्ट आ रही थी वो। अब ऐसी सफाई का क्या फायदा जब लोगों के लिए ढंग का पीने का पानी नहीं है? सोचने की बात है ना। उसके बाद आगे एजुकेशन टू एम्प्लॉयमेंट कमेटी। हमारे एजुकेशन सिस्टम की प्रॉब्लम यह है कि जब एक ग्रेजुएट बच्चा ग्रेजुएशन करके घर से बाहर आता है और नौकरी की तलाश करता है, उसके पास ऐसा कोई स्किल नहीं होता जिससे उसको हायर किया जा सके। किसी के पास भी जाओगे, क्या एक्सपीरियंस है जी? आपने कभी एमएस एक्सेल में काम किया है? नहीं सर, हमने तो अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट की है।
आपको कभी मार्केटिंग का एक्सपीरियंस है? नहीं सर। सोशल मीडिया मार्केटिंग आती है? नहीं सर। अच्छा, आप अगर हार्ड लेबर की बात करें, कारपेंटरी आती है? नहीं सर। इलेक्ट्रिशियन का काम कर लोगे? नहीं सर। बिजनेस एक्सपीरियंस है? नहीं सर। क्या पढ़ा? हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी। गलत नहीं है, पढ़ना वो भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन इंडस्ट्री वर्सेस एजुकेशन मिसमैच है ना। जो इंडस्ट्री को चाहिए वो एजुकेशन दे ही नहीं रहा। अगर आपको एकेडमिशियन बनना है तो ठीक है, चढ़ते रहो सीढ़ी पे, मास्टर्स करो, पीएचडी करो, करो। पीडीएफ होता है पोस्ट डॉक्टर फेलोशिप। मुझे भी नहीं पता था, मैं भी सोचा था कि यार पीएचडी के बाद पीडीएफ कौन सी लेनी होती है। पीडीएफ पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप होती है, उसके बाद भी डिग्रियां होती हैं, स्पेशलाइजेशन की भी स्पेशलाइजेशन। लेकिन फिर हर किसी इंसान की बस की बात नहीं है ना वो, कि अपनी जिंदगी के 10 सालों पढ़ाई करता रहे। तो कुछ लोगों को डायरेक्ट नौकरी चाहिए होती है, उसके लिए क्या स्किल है? तो हर ग्रेजुएशन के एग्जाम में एक स्किल ऐसा होना चाहिए जिससे आपकी एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ पाए। तो उसी चीज को करने के लिए एक हाई पावर्ड कमेटी बनाई जा रही है जो एजुकेशन को अलाइन करेगा एंटरप्राइज के साथ। यानी एजुकेशन में क्या ऐसी चीज हो कि बच्चा निकलते ही ग्रेजुएशन के बाद को काम कर पाए। ठीक है ना? हेल्थ केयर, एनिमल हस्बेंड्री, ऑरेंज इकोनॉमी एंड एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर। अब हेल्थ केयर के लिए क्या किया जा रहा है? मैंने बताया था आपको कि अगर लोगों की कैपेसिटी बिल्ड करनी है तो उनको हेल्दी भी रखना जरूरी है ना। 100,000 allied health professionals to be added in 5 years। सरकार एम्पैनल कर रही है। एम्पैनल का मतलब होता है लोगों को कह रही है कि अगर आपके पास हेल्थ केयर के रिलेटेड कोई डिग्री है, कोई एक्सपीरियंस है, तो आप हमारे साथ एम्पैनल हो जाओ। आपको हम इस्तेमाल करेंगे लोगों को हेल्थ के लिए अवेयर करने के लिए। जहां डॉक्टर्स नहीं है, कम से कम वहां अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स लोगों की गाइडेंस कर पाए। 5 रीजनल मेडिकल हब्स फॉर प्रोमोटिंग मेडिकल टूरिज्म। अच्छा, इनका काम एक और है, जो वर्ल्ड लेवल पे अफगानिस्तान, सेंट्रल एशिया, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये लोग यहां बहुत आते हैं इंडिया में, क्योंकि यहां पर उनको कंपैरेटिवली चीप हेल्थ केयर मिलता है, अच्छा और चीप। और इनके लिए चीप पता है क्या है? जो भारत के सबसे महंगे हॉस्पिटल है ना, मेडिसिटी, फोर्टिस, अपोलो, क्योंकि अगर वही जो इलाज अगर ये अमेरिका या वेस्ट कराने जाए, वहां पर 10 या 15 गुना ज्यादा पैसा लगता है, यहां पर कम लगता है। क्वालिटी हेल्थ केयर होती है। तो इन अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल का काम ये भी है कि ये लोग उन लोगों को हेल्प करें जो दूसरी कंट्री से आए हुए हैं, उनको हमारी लैंग्वेज नहीं आती, उनको फेलिसिटेट करवाएं, उनको बताएं कि आपकी प्रॉब्लम क्या है। तो एक ट्रांसलेटर का काम भी हो सकता है, एक अवेयरनेस क्रिएट करने का काम भी हो सकता है कि आपको ये बीमारी है, इसमें ये इलाज होगा, आपको इतना पैसा लगेगा, आपको उसके बाद ये होगा, वो होगा, वगैरह वगैरह। चश्मे का काम तो नहीं कर रहा पेन? ऐसे देख रहे हो आप? ये ऐसे क्लास देख रहे थे अभी तक। आयुष एक्सपेंशन। आयुष एक्सपेंशन का मतलब होता है, जो आयुष है हमारा ऑल्टरनेटिव मेडिसिन है इंडिया में, आयुर्वेदा, यूनानी, जो हमारा ऑल्टरनेटिव मेडिसिन है उसको एक्सपैंड करना। अब इसकी तो मिनिस्ट्री भी है आयुष की। तो ऑल्टरनेटिव मेडिसिन भी काम की चीज है। जैसे जो आयुर्वेदा है उसमें बहुत सारी इलाज है। अब ऑब्वियसली बात है, अब सर्जिकल ट्रीटमेंट तो नहीं होता ऑल्टरनेटिव मेडिसिन से, बट ये प्रिवेंशन का बहुत अच्छा काम करती है। आप योगा कर सकते हो, आप बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हो। आयुर्वेद में तुलसी से, नीम से और ऐसे बहुत सारी जड़ी बूटियों से, मुलेठी, सफेद मुसेली, ये सबसे बहुत इलाज होते हैं ऑलरेडी, इसमें कोई शक नहीं है। तो उसको एक्सपैंड किया जा रहा है। 3 ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा बनाया जा रहा है। अच्छी बात है, इट्स अ गुड थिंग। हमारी जो पुश्तैनी नॉलेज है हेल्थ केयर के बारे में उसको बढ़ाया जा रहा है। असल में जितने भी ऑल्टरनेटिव मेडिसिन थे उसको खा गया एलोपैथी। जो मॉडर्न एमबीबीएस वगैरह है वो मानते ही नहीं कि इससे कोई इलाज होता है, और उनकी गलती नहीं है। आप डॉक्टर को भी बोलोगे ना कि यार हम ये इसके लिए ये कर रहे हैं, पथरी तोड़ने के लिए ये कर रहे हैं, वो हंसेंगे आप पे, इससे नहीं होता। क्योंकि फार्मेसी कंपनी ने एंश्योर किया कि जो भी चीज नेचुरली इलाज कर रही है उसका ऐसा प्रोपेगेंडा क्रिएट करो कि एमबीबीएस कॉलेजेस में भी वो पढ़ाया नहीं जाता। जैसे पेन किलर्स के लिए बहुत सारी नेचुरल मेडिसिन ऑलरेडी हैं, लेकिन अगर वो प्रमोट किए जाएं और आप घर में नेचुरल मेडिसिन उगाने लगे तो आपकी ये डिक्लोफेनाक कौन लेगा?
उसमें कोई शक नहीं है कि एलोपैथी का फायदा भी बहुत है, लेकिन बिल्कुल ऑल्टरनेटिव मेडिसिन को निग्लेक्ट कर देना भी गलत है। जैसे अगर आप किसी को प्रेशर की बीमारी है, अगर वो सुबह सिर्फ भुना हुआ लहसुन चबा रहा है, उसका बहुत लेवल तक आपका कंट्रोल हो जाएगा। इनकन्वीनियंट है, गोली खाना आसान है, सुबह सुबह वो तीखा लहसुन चबाना बड़ा मुश्किल है, इनकन्वीनियंट है, बट कारगर है, बहुत कारगर। किसी को स्टमक अपसेट है तो सौंफ वगैरह चबा के भी काफी ठीक हो जाता है। अब एक्सट्रीम सिचुएशन है कि ऑल्टरनेटिव मेडिसिन काम नहीं करी तो चलो फिर एलोपैथी करो, और क्या कर सकते हैं। अब कैंसर का ट्रीटमेंट तो ऑल्टरनेटिव मेडिसिन नहीं कर सकती, वो तो कीमोथेरेपी से ही होगा। एनिमल हस्बेंड्री, एनिमल हस्बेंड्री यही है कि भाई आप रेयरिंग ऑफ एनिमल को और एनकरेज करो। वेटनरी वर्कफोर्स को 20,000 प्रोफेशन से बढ़ाने जा रहे हैं, बहुत सारी स्कीमें लाने जा रहे हैं जिसमें वेटनरी कॉलेजेस को एक्सपैंड करेंगे, डायग्नोस्टिक लैब्स आएंगे, ब्रीडिंग फैसिलिटीज होंगी वगैरह वगैरह, ठीक है ना। यहाँ इंसानों के ढंग के हॉस्पिटल तो है नहीं, जानवरों का पता नहीं कौन केयर करेगा। जानवर का तो वर्ड भी नहीं है। अभी कोई राजस्थान में एक नया रिपोर्टर जाता रहता है, वो तो वहां वो गया किसी एनिमल हॉस्पिटल में, तो एनिमल हॉस्पिटल के अंदर क्या चल रहा है, आंगनवाड़ी। एनिमल छोड़ो, वहां आंगनवाड़ी चले। दो सरकारी डिपार्टमेंट आपस में डिसाइड किया कि तुम्हारे वहां तो कुछ हो नहीं रहा, हमारे पास बिल्डिंग नहीं है, चलो एनिमल हॉस्पिटल में आंगनवाड़ी। तो कागज पे ही होता है, ग्राउंड लेवल पे तो क्या ही होगा। ऑरेंज इकोनॉमी, ऑरेंज इकोनॉमी दरअसल कहते हैं क्रिएटिव इकोनॉमी को। अगर आपको पिछला वाला बजट याद हो तो एवीजीसी, मैंने बात वहां पर भी की थी। एवीजीसी है एनिमेशन, वीडियो गेम्स एंड कॉमिक्स। आप देखो हमारे टाइम पे इनका कितना बड़ा रोल है हमारी इकोनॉमी में, है कि नहीं है? कैसे है? एनिमेशन, वीडियो गेम्स एंड कॉमिक्स, कैसे भाई काम इनका बताइए आप। नहीं दिखते कहीं भी आपको एनिमेशन आज के टाइम पे सोशल मीडिया पे। वीडियो गेम्स कोई नहीं खेल रहा है, कॉमिक्स पे कुछ नहीं हो रहा। ये एवेंजर, सुपरमैन, बैटमैन, ये कहां से आया? कॉमिक्स से नहीं आया। मूवी तो बाद में बनी, पहले तो कॉमिक्स होती थी। तो कितनी बड़ी इकोनॉमी है। एवेंजर का कौन कौन फैन है यहां पर? एवेंजर मूवी देखते हो ना आप? मल्टी $1 बिलियन इंडस्ट्री है। और इंडिया के पास कितने सारे सुपर हीरोज हैं जो अनएक्सप्लोर्ड हैं। शक्तिमान को मत याद करो, शक्तिमान ना विलन बन चुका है। मुकेश खन्ना को आप बात करो ना, वो बंदा बोलता है मर जाऊंगा पर शक्तिमान किसी को बेचूंगा नहीं, उसके राइट्स। तो उसके अलावा जैसे कि हमारी मैथोलॉजी है, छोटा भीम बड़ा फेमस हो गया है एज अ कॉमिक एंड एनिमेशन, हुआ है कि नहीं हुआ है? तो मिताली सर, माइग्रेन के लिए मेडिसिन लेना अच्छा है या नहीं, ये तो बताना मुश्किल है, डॉक्टर से पूछना पड़ेगा आपको। होम्योपैथी मेडिसिन आर बेस्ट। हाँ, बेस्ट तो नहीं, मतलब जब सर्जरी की जरूरत पड़ेगी तो मेडिसिन कुछ नहीं करेगी, लेकिन हाँ काफी हद तक अच्छा रहता है। तो एवीजीसी हम जानते हैं आज के टाइम पे सोशल मीडिया पे अगर आप एक अच्छी रील बना पा रहे हो, उस पर आपको बड़ा पैसा मिल सकता है। किसी भी ब्रांड के पास जाओ कि आपके ब्रांड के लिए मैं एक अच्छी रील बनाऊंगा। अभी परसों ही आया था बंदा एक, वो बोल के गया कि भैया मैं बड़ी अच्छी रील बनाऊंगा, लेकिन था वो नालायकी, बड़ी बड़ी बेकार रील बनाई उसने। तो अगर आप एक अच्छा विजिबिलिटी एक ब्रांड को दे सकते हो तो बड़े बड़े ब्रांड आपको बड़े आराम से 1, 2, 3 लाख रुपए एक रील पे दे सकते हैं, इफ यू आर टैलेंटेड इनफ। सिमिलरली अगर आप वीडियो गेम्स को देखो, अब तो इंडिया में भी वीडियो गेम्स को एज अ स्पोर्ट माना जा रहा है। जैसे स्पोर्ट कैटेगरी पे आपको एडमिशन नहीं मिलती थी, तो अमेरिका में तो था ही है, अगर आप वीडियो गेम बहुत अच्छी खेलते हो तो वो भी ऐसे अगर ऐसा माना जाएगा कि आप फुटबॉल बड़ा अच्छा खेलते हो, आप क्रिकेट बहुत अच्छा खेलते हो, उसके बेसिस पे आपको एडमिशन मिलती है बड़े बड़े कॉलेजेस में। इनफैक्ट नौकरियां मिलती हैं लोगों को। आप देखो ना, स्पोर्ट्स पर्सन को नहीं देते डीएसपी वीएसपी का रैंक। महेंद्र सिंह धोनी को नहीं बनाया आर्मी में कैप्टन। तो इस तरीके से आपको मिलता है, क्योंकि फिर आप डिपार्टमेंट की स्पोर्ट्स टीम में खेलते हो। तो ये वीडियो गेम्स का बहुत बड़ा है। अब आप देखो पबजी वगैरह ये कितना फेमस हुआ,
कितनी बड़ी इंडस्ट्री है ये, कितना रेवेन्यू जनरेट करती है। उसके अलावा कॉमिक्स, तो 15,000 स्कूल में एवीजीसी लैब्स बनाई जा रही है, 500 कॉलेज में बनाई जा रही हैं। और कौन इसको लीड करेगा? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजीज मुंबई। सवाल आ गया, द रिसेंट गवर्नमेंट इनिशिएटिव ऑफ एवीजीसी विल बी लेड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूट? आईआईटी दिल्ली, आईआईएम अहमदाबाद, आईआईसीटी मुंबई। सवाल आ गया ना, इसके से आएगा। एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, यूनिवर्सिटी टाउनशिप्स। टाउनशिप्स होता है जब ये कोई बड़ी बड़ी कंपनी नहीं होती हैं, बगलियाहाट डैम प्रोजेक्ट, इनका पूरा मैनेजमेंट जो है, जितने भी वर्कर्स हैं वो इसी के इर्द गिर्द रहते हैं, वो टाउनशिप क्रिएट हो जाती है। वहीं पर उनके लिए स्कूल्स बनाए जाते हैं, वहीं पर उनके लिए हॉस्पिटल बनाए जाते हैं, वहीं पर सब कुछ बनाया जाता है। तो टाउनशिप्स में स्कूल होते थे, अब कॉलेजेस भी आएंगे। टाउनशिप समझ गए आप? एनएचपीसी का नाम सुना है? एनएचपीसी, भेल, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, ये जो बड़ी बड़ी सीपीएससी है, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। आप लोग क्या जोक मार रहे हो? हमें भी सुनाओ ना। कुछ नहीं? आपका दोस्त कहां है? अलग अलग क्यों हो गए आप दोनों? पहले आप दोनों साथ बैठते थे, आप और आप। आपको देख रहा हूं मैं, ये लड़ाई हो गई? हाँ, रंजिश ही सही, मुझे तुझको देख के मुस्कुराने तो दे। हाँ, पहले तो आप एक दो जिस्म एक जान थे, अब अलग अलग बैठते हो। अच्छा नहीं लगता यार, दो मोहब्बत करने वालों को अलग देखना। भाई की भी तो मोहब्बत होती है भाई, जरूरी थोड़ा है कि दूसरी वाली मोहब्बत ही हो। तो टाउनशिप्स, मान लो ये एक बड़ा प्रोजेक्ट है, यहां पर फैक्ट्री वैक्ट्री लगी है, यहां पर तकरीबन 1000 लोग काम करते हैं। अब इनको हर रोज फैक्ट्री में जाना है, तो ये थोड़ा कोई पूरी सिटी में जाएंगे। इनके लिए इसी के इर्द गिर्द क्वार्टर्स, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स बना दिए जाते हैं, तो इसको कहते हैं टाउनशिप। जब मैंने वो पढ़ाया था म्युनिसिपैलिटी, तो मैंने बताया था वहां पर भी। तो टाउनशिप कॉलेजेस बनाएंगे, अब यहां पर कॉलेजेस भी बनाएंगे इन बच्चों के लिए, जो इनके वर्कर्स के बच्चे हैं, ये यहीं पर पूरी जिंदगी गुजारते हैं, पूरी लाइफ इनकी इसी टाउनशिप में गुजरती है, यहीं पर इनकी सोसाइटी बनती है, यहीं पर ये त्यौहार मनाते हैं, क्योंकि इनका काम ही ऐसा है ना। अब जिस बंदे को 1000 वर्कर है, इन सबकी 30-30 साल यहां पर उनको देना है, तो अब ऐसा तो नहीं कर सकते कि ये अपने लेवल पे कोई बाहर रहे। फैक्ट्री का काम बड़ा इंपॉर्टेंट है, डॉट 10 बजे आपको पहुंचना है, तो इनके वहां पर भोंपू भी लगा होता है, 10 बजे बजना शुरू हो जाता है। तो ये सब चीजें वही होती है। जैसे आपने ये मूवी देखी है एनिमल, तो उसके फादर की जो होती है ना इंडस्ट्रियलिस्ट, वो टाउनशिप होती है। आपने देखा नहीं था जब वो आता है वर्कर्स को एड्रेस करने, कितने वर्कर होते हैं कि इस हाथ से दुश्मनों का गर्दन काटूंगा मैं, वो टाउनशिप थी। ठीक है, तो अब यूनिवर्सिटी टाउनशिप बनेगी। ठीक है, गर्ल्स हॉस्टल, हर डिस्ट्रिक्ट में एक गर्ल्स हॉस्टल बनेगा, ये बहुत अच्छी स्कीम है। अक्सर गर्ल्स किसी ना किसी कारण, गर्ल्स में ये नहीं कि अब यंग गर्ल्स ही होंगी, इसको वुमेन हॉस्पिटल को हॉस्टल कहो आप। कभी घर से शादी के चक्कर में निकाला जाता है, डोमेस्टिक वायलेंस के चक्कर में, कभी घर वाले जबरदस्ती शादी करना चाहते हैं, तो एजुकेशन करना चाहते हैं, तो रहने की जगह कहां है? अच्छा, कोई पेरेंट नहीं एफर्ड कर सकते पीजी, बच्चे को सिटी में डालना है पढ़ाई के लिए, तो वो क्या करें? तो सरकारी हॉस्टल ऐसे होंगे, तो लड़कियों की पढ़ाई से लेकर उनकी जो भी सोसाइटल प्रॉब्लम्स हैं, उसके लिए एक सोल्यूशन निकलेगा। ठीक है ना? वैसे प्रॉब्लम सोल्यूशन निकलेगा नहीं, पता है क्यों? क्योंकि हम और आप सोए हुए हैं। कल मैं सेक्रेटरीट में था फिर से, ठीक है, वहां पर एक स्टूडेंट हमारी मिली हमको, उसने कहा सर कहाँ पूछा आपका जो आप कर रहे थे ये सब कुछ? मैंने कहा चल तो रहा ही काम, लेकिन रमजान की वजह से थोड़ा स्लो डाउन हो गया ऑब्वियसली, और जो असेंबली वो भी चली गई वापस, अब 24 तारीख को वापस आएंगे तो करेंगे। वो कहते अभी तक तो हमने उर्दू सीख भी लिया होता। ठीक है, वो भी थी कि चलो ठीक है उर्दू हट जाए, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि अभी तक तो हमने उर्दू सीख भी लिया होता। कहती मेरी ऑलरेडी सरकारी नौकरी है मल्टीटास्क स्टाफ में, लेकिन इन अपने सीनियर्स को देखती हूं
जो डेप्यूटी डायरेक्टर है, कोई कुछ है, तो मेरा भी मन करता है कि मैं और अच्छा जॉब करूं। तो कहते सर कब तक होगा? मैंने कहा नहीं होगा, मुझे नहीं लग रहा होगा। कहते क्यों? मैंने कहा जिन लोगों का प्रॉब्लम है वो कितनी बार असेंबली में आ रहे हैं या फिर कर रहे हैं, हम तो इंस्टीट्यूट वाले हैं, हमारा तो लोकल स्टैंड ही नहीं बनता। हमारा काम था अवेयरनेस क्रिएट करना, हम इतना ही कर सकते हैं, बाकी इंडिविजुअल लेवल पे तो मैं चलूंगा। बीइंग अ प्लेटफॉर्म हम किसी को कॉल भी नहीं कर सकते कि हमारे साथ चलो, क्योंकि गवर्नमेंट बोलेगी तुमने लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट कर दिया, कॉल नहीं कर सकते। लेकिन जिनका इशू है वो ही नहीं सोच रहे। इन ऑल प्रोबेबिलिटी अगर उर्दू हटाया गया तो ये पोस्ट विड्रॉ कर दी जाएंगी, और फिर दोबारा नोटिफाई कभी उसका कोई गारंटी नहीं है, 1 साल 2 साल 5 साल। तो इसमें अगर उर्दू हटना भी है तो सीएम को इंटरवीन करना पड़ेगा कि उर्दू को हटाओ भी, लेकिन वन टाइम एग्जाम्पशन है, नेक्स्ट ईयर के लिए देखेंगे। क्योंकि अगर अभी उर्दू हटा दिया तो रिक्रूटमेंट रूल चेंज कर रहे हैं, रिक्रूटमेंट रूल चेंज कर दिया तो अब दोबारा से नोटिफाई होगा। दूसरा तरीका होता है वन टाइम एग्जाम्पशन, कि इस बार उर्दू रहने दो, रिक्रूटमेंट रूल चेंज मत करो, लेकिन वन टाइम एग्जाम्पशन इनको ट्रेनिंग के दौरान सिखा देना, ठीक है, उसमें नोटिफिकेशन बच जाएगी। लेकिन सीएम के दिमाग में भी इशू नहीं है ये, क्योंकि जो लोग एग्जाम देना चाहते हैं उनको फर्क ही नहीं पड़ रहा। इसलिए गर्ल्स हॉस्टल वाला मामला भी है ना, अगर हर डिस्ट्रिक्ट में गर्ल्स इंश्योर ना करें कि इस हॉस्टल के लिए जो पैसा आ रहा है वो इस पे ही लग रहा है, तब तक सब बेकार है। थोड़ा बाहर आना पड़ता है घर से। हर कोई चाहता है भगत सिंह पैदा हो, लेकिन चाहता है किसी और के घर में पैदा हो, हमारे घर में नहीं। हम सब अगर हमें पता चले कि भगत सिंह दोबारा आया है तो हम बड़ा इंकरेज करेंगे उसको, लेकिन हमें कभी नहीं चाहेंगे हमारे घर में पैदा हो यार, क्योंकि मुसीबत तो हमारे सर पे ही आएगी ना, उसको उठा उठा के ले जाएंगे बार बार। टूरिज्म इनिशिएटिव, नेशनल काउंसिल फॉर होटल मैनेजमेंट अपग्रेडेड टू नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हॉस्पिटैलिटी। नाम बदलू सरकार, बदलते रहो नाम, पता नहीं क्या होगा इससे, होगा या नहीं होगा। जितने टाइम से मैं बजट पढ़ा रहा हूं ना, 2015 से शायद, अभी तक भारत अमेरिका से भी ऊपर हो गया होना चाहिए था। मतलब मैं घर के बाहर निकलता ना, मान लो 2015 के बाद अचानक मैं टाइम ट्रेवल करके आज लैंड करता 10 साल बाद, तो जब मैं अपने टाइम मशीन से बाहर पैर रखता ना, तो वहां पे ऐसे ड्रोन्स आने चाहिए थे मेरे पास, हेलो सर वेयर आर यू फ्रॉम, हाउ कैन आई हेल्प यू। फिर वो मुझे ड्रोन ले जाते हैं अपने साथ, क्या ये खाना खाइए पहले फ्री का, फिर साफ ड्रिंकिंग वाटर, बड़ी बड़ी स्काई स्क्रैपर्स होते हैं। लेकिन चलो मेरा काम भी पढ़ाना ही। सर क्लास में हो, आ रहे हो क्या आप? आ रहे हो क्या आप? क्या करना था? अच्छा मैं कॉल करता हूँ, अभी 11:30 बजे खत्म हो जाएगी। 10,000 टूरिस्ट गाइड्स टू बी ट्रेन्ड, नेशनल डेस्टिनेशन डिजिटल नॉलेज ग्रिड टू डिजिटली डॉक्यूमेंट हेरिटेज साइट्स। 10,000 टूरिस्ट गाइड को ट्रेन किया जाएगा, ट्रेनिंग के नाम पे बोल दिया जाएगा हा हा हु ही हो गए ट्रेन। डेस्टिनेशन डिजिटल नॉलेज ग्रिड टू डिजिटली डॉक्यूमेंट हेरिटेज साइट, जितनी भी हेरिटेज साइट इंडिया में है उसको डिजिटली अपग्रेड करेंगे, जियो टैग करेंगे, फलाना ढमकाना। ये कौन सा बड़ा मसला है? आज गूगल मैप्स पे जाओ, खुद टैग कर दो जियो टैग, हो गया काम खत्म। ये तो फ्री काम है। नॉर्थ ईस्ट एंड पूर्वोदय डेवलपमेंट एंड न्यू इनकम टैक्स एक्ट, नॉर्थ ईस्ट एंड पूर्वोदय डेवलपमेंट। नॉर्थ ईस्ट हमारी 7 सिस्टर स्टेट्स हैं, उनको वो थोड़ा बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज हमसे थोड़ा डिटैच्ड हैं। अब वहां ट्रेन्स, रोड्स, एयरपोर्ट्स वगैरह बनाए जा रहे हैं। और एक नॉर्थ ईस्ट पूर्वोदय डेवलपमेंट में ईस्ट कोस्ट इंडस्ट्रियल कॉरिडोर विद नोड एट दुर्गापुर। दुर्गापुर कहां पर है? वेस्ट बंगाल में। डेवलपमेंट ऑफ 5 टूरिज्म डेस्टिनेशंस, कोई 5 जगहों को आइडेंटिफाई करेंगे, उनको वैसे ही डेवलप करेंगे टूरिस्ट साइट की तरह। वहां पर टीआरसीज बनेंगे, टूरिस्ट रिसेप्शन सेंटर बनेंगे, वहां के रोड्स बनाई जाएंगी, वहां के टूरिस्ट स्पॉट्स को डेवलप किया जाएगा। 4,000 इलेक्ट्रिक बसेस मोबिलिटी के लिए, जहां पर जरा टूरिज्म होगा वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर तो होना चाहिए। बुद्धिस्ट सर्किट इन नॉर्थ ईस्ट स्टेट, तो बुद्धिज्म बहुत फॉलो करते हैं नॉर्थ ईस्ट में। सर्किट का मतलब है जहां जहां पर भी रिलीजियसली इंपॉर्टेंट जगहें हैं उसका सर्किट बनाया, कि यहां पर सबसे पहले आपको यहां लिया जाएगा, फिर आपको यहां लिया जाएगा, फिर आपको यहां दर्शन करवाए जाएंगे, फिर यहां से दोबारा ड्रॉप किया जाएगा। सर्किट इसको बोलते हैं। सर्किट का मतलब है कि 5-6 जगहों को आपस में कनेक्ट करके एक टूरिज्म पैकेज बनाना। कोई अगर आस्था के लिए आना चाहते हैं तो यहां ट्रैवल करके इन सारी ही धार्मिक इंपॉर्टेंट साइट्स को विजिट करके अपना धर्म की वो
थोड़ा वो जागरूक हो सकते हैं। अब एक न्यू इनकम टैक्स एक्ट लाया जा रहा है, ये पार्ट बी आ गया, थोड़ा मिक्स हो गया है। न्यू इनकम टैक्स में नया प्रोविजंस जो कि इंप्लीमेंट होने वाली हैं अप्रैल 2026 से, 1 अप्रैल 2026 से नया इनकम टैक्स आएगा। उसमें सिंप्लीफाइड टैक्स रूल्स होंगे और जो भी इसमें चेंजेस होंगी वो उसको नोटिफाई किया जाएगा जल्दी ही। अभी फॉर्म्स रीडिजाइन फॉर इजी कंप्लायंस ऑफ ऑर्डिनरी सिटीजन, आम इंसान को इनकम टैक्स भरने के लिए किसी सीए के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो आराम से कर पाएगा। एक हमारा इनकम टैक्स पे आने से पहले, नहीं पार्ट बी में आने से पहले थर्ड कर्तव्य रह रहा था, वो देख लो। थर्ड कर्तव्य का विजन क्या है? सबका साथ, सबका विकास एंड रिक्वायर्स टारगेटेड एफर्ट्स इन द फॉलोइंग 4 एरियाज। 4 एरिया पे फोकस करेंगे थर्ड कर्तव्य में। थर्ड कर्तव्य क्या था बताओ? हाँ, इंक्लूसिव डेवलपमेंट, यानी जो लोग भी लोवेस्ट एरिया में भी है या सबसे नीचे, लास्ट माइल बोलते हैं उसको, लास्ट माइल कनेक्टिविटी। लास्ट माइल कनेक्टिविटी का मतलब होता है जो भारत के नागरिकों में सबसे बेचारा पिछड़ा हुआ आदमी है या औरत है या बच्चा है। अब हम जानते हैं फार्मर्स तो सबसे पिछड़े हुए हमारे, हमारी भारत की 50% जनता एग्रीकल्चर पे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डिपेंडेंट है, और एग्रीकल्चर से सिर्फ 100 रुपए में से भारत में 16 रुपए आ रहा है। 16 रुपए पे भारत की 50% जनता डिपेंडेंट है, तो कितना ही खाएंगे बेचारे। तो फार्मर्स के लिए सबसे पहला इनिशिएटिव इंक्रीजिंग फार्मर इनकम। 12 साल से इंक्रीज ही कर रहे हैं इनकी इनकम। 2014 से नारा है डबलिंग फार्मर्स इनकम, अब कितना डबल हुआ आपको भी पता है, मुझे भी पता है। इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ 500 रिजर्वायर्स एंड अमृत सरोवर्स। रिजर्वायर को बनाएंगे भाई, पानी देंगे। इरिगेशन की बातें अभी भी चल रही हैं। आज कहां ड्रोन के थ्रू पानी फेंकना चाहिए था, या फिर सॉइल लेस एग्रीकल्चर होना चाहिए था। 1980s में हाइड्रोपोनिक्स और एक्वापोनिक्स नाम की चीज आई है। सॉइल की जरूरत ही नहीं है, पानी में ही उगते हैं वो। हाई वैल्यू एग्रीकल्चर, गवर्नमेंट टू सपोर्ट हाई वैल्यू क्रॉप्स। हाई वैल्यू क्रॉप्स का मतलब होता है जिनसे आपको रिटर्न ज्यादा मिलता है। कोकोनट, सैंडलवुड, कोकोआ जिससे चॉकलेट बनता है, एंड कैश्यूज इन कोस्टल रीजन्स। जहां जहां पर भी ये पर्टिकुलर चीजें उगती हैं, सैंडलवुड, कोकोआ, कैश्यू, कोकोनट, ये सब उन जगहों पर स्पेसिफिकली इनके लिए स्कीम्स होंगी, सब्सिडीज होंगी, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स होगा। कोकोनट प्रमोशन स्कीम टू बी लॉन्च्ड टू इंक्रीज प्रोडक्शन एंड एनहांस प्रोडक्टिविटी। अब क्या ही करेंगे प्रोडक्टिविटी इसमें, लाखों सालों से तो हम पीते आ रहे हैं, अपने आप ही उगते हैं, ये क्या प्रोडक्टिविटी बढ़ाएंगे इसकी। भारत विस्तार, यहां सवाल बनेगा। वर्चुअली इंटीग्रेटेड सिस्टम टू एक्सेस एग्रीकल्चर रिसोर्स, बस नाम बनाने इनको। विस्तार, विस्तार होता है, बड़ी डिटेल में बात करेंगे।
वर्चुअली इंटीग्रेटेड सिस्टम टू एक्सेस एग्रीकल्चर रिसोर्सेस। क्या है भाई ये एक एआई टूल है, मल्टीलिंगुअल एआई टूल, जिसमें एग्रीकल्चर के रिलेटेड कौन सी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए, कौन सी क्रॉप, कौन से सीड, कौन सा फर्टिलाइजर कैसे इस्तेमाल करना है, क्या इनका क्रॉपिंग सीजन है, कितनी ह्यूमिडिटी चाहिए, कितना सॉइल टेम्परेचर चाहिए, ये सब इंफॉर्मेशन की रख दी जाएगी इसमें विस्तार में। और ये मल्टीलिंगुअल होगा पूरे इंडिया में, जिसको भी चैट करना है इसके साथ। फॉर एग्जाम्पल, हाउ टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी ऑफ मैंगोज, विच वैरायटी ऑफ सीड्स विल यील्ड बेटर रिजल्ट, जम्मू में और कौन सी क्रॉप से मुझे ज्यादा फायदा मिल सकता है, तो सारी इंफॉर्मेशन ही देगा आपको चैटबॉट की तरह। एम्पावरिंग दिव्यांगजन, अगेन बात चल रही है इंक्लूसिव डेवलपमेंट की, तो दिव्यांगजन होते हैं स्पेशली एबल्ड। स्पेशली एबल्ड समझते हो ना, जो कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है, फिजिकली कोई प्रॉब्लम होती है, उनको उनके लिए वर्ड ये किया जा रहा है दिव्यांग। पहले होते थे विकलांग, लेकिन अब कह रहे हैं विकलांग वो नहीं है, विकलांग सोसाइटी है जो उनको किसी भी सेंस में कम समझती है। क्यों? आप मुझे बताओ, सोसाइटी में आपने रैंप नहीं बनाया बिल्डिंग्स पे, तो आपने सोसाइटी की डिजाइन ही किया उन लोगों के हिसाब से जिनके पैर है, तो विकलांग सोच किसकी हुई? सोसाइटी की ना। जब आप बना रहे थे तो आपको सोचना चाहिए था विमेन, चाइल्ड, ओल्ड एज, हेल्दी पीपल एंड स्पेशली एबल्ड। इसीलिए उनका वर्ड यूज चेंज कर दिया, उनको विकलांग नहीं कहते, दिव्यांग कहते हैं। दिव्यांग जन यानी स्पेशली एबल्ड पीपल। तो इनके लिए जी क्या कर रहे हैं? टास्क ओरिएंटेड एंड प्रोसेस ड्रिवन रोल्स इन आईटी। आईटी में अब आपको वैसे पता है मोबिलिटी की जरूरत पड़ती नहीं है, चलना नहीं है, जाना नहीं है, बस आपके पास एक लैपटॉप हो और आप उसको कर सको। तो टास्क एंड प्रोसेस ड्रिवन यानी जिसमें फिजिकल लेबर की जरूरत ना पड़े इनको, वैसे रोल्स इनको दिए जाएंगे आईटी में, एवीजीसी में, हॉस्पिटैलिटी एंड फूड बेवरेज सेक्टर में, जहां पे ये अपनी लिमिटेड मोबिलिटी के हिसाब से ही काम कर पाएंगे बैठे बैठे ही। कमिटमेंट टू मेंटल हेल्थ एंड ट्रॉमा केयर। निमहैंस करके एक ऑर्गेनाइजेशन है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरोलॉजिकल स्टडीज, निमहैंस। ये है बैंगलोर में, इंडिया का सबसे टॉप इंस्टीट्यूट फॉर मेंटल हेल्थ रिसर्च। ठीक है, जेकेएसएसबी के सभी एस्पिरेंट्स इनके लिए केस स्टडी बन सकते हैं कि कैसे इतना ट्रॉमा के बावजूद भी ये हंसते खेलते प्राणी है नहीं। और छोटा छोटा लेवल का ट्रॉमा तो आप सारे ही झेल रहे हो, और आपके साथ हम भी। तो एक और निमहैंस इंस्टीट्यूट बनाया जाएगा नॉर्थ इंडिया में, क्योंकि साउथ इंडिया में जैसे आईआईटीज थे पहले 7 ही थे, अब 15-20 हो गए हैं। एम्स था, एक ही था, अब 15-20 हो गए हैं। वैसे ही निमहैंस को भी एक्सपैंड कर रहे हैं, नॉर्थ इंडिया में भी लाएंगे, यहां पर भी लोग मेंटल हेल्थ के रिलेटेड पढ़ाई कर पाएंगे। जैसे जितने भी साइकियाट्रिस्ट होते हैं ना, जो डिप्रेशन, एंजाइटी, इन चीज को ट्रीट करते हैं, ये ऐसे ही इंस्टीट्यूट से पढ़ के आते हैं। गवर्नमेंट टू अपग्रेड नेशनल मेंटल हेल्थ इंस्टीट्यूट्स इन रांची, तेजपुर एज रीजनल एपेक्स इंस्टीट्यूशंस। रांची और तेजपुर में जो नेशनल मेंटल हेल्थ इंस्टीट्यूशंस है, उनको एपेक्स इंस्टीट्यूशन बनाया जाएगा, यानी वो उस एरिया के सबसे टॉप नॉच इंस्टीट्यूट माने जाएंगे। 2 जगह याद रख लेना, तेजपुर और रांची। फोकस ऑन पूर्वोदय स्टेट्स एंड नॉर्थ ईस्ट, बता दिया मैंने क्या होने वाला है। 16th फाइनेंस कमीशन। फाइनेंस कमीशन दरअसल भारतीय संविधान में आर्टिकल 280 के अंडर एक ऑर्गेनाइजेशन है, फाइनेंस कमीशन, जो हर 5 साल के लिए प्रेसिडेंट सेटअप करते हैं। और अभी जो चल रही है वो है 2021 से लेकर 2026 तक के लिए। अब आएगी 17th फाइनेंस कमीशन। तो इन्होंने कहा इनका काम क्या है, क्योंकि बहुत सारे टैक्स सेंटर कलेक्ट करता है, स्टेट नहीं, तो ज्यादा पैसा सेंटर के पास आता है, तो ये डिसाइड करता है कि स्टेट्स को कितना पैसा आपको वापस देना है, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी। तो इस बार इसने बोला आप स्टेट्स को 1.4 लाख करोड़ दो फाइनेंशियल ईयर 26-27 के लिए। ठीक है, ये भी आपको डायरेक्टली याद करना है। द रिसेंटली 16th फाइनेंस कमीशन रिकमेंडेड हाउ मच मनी टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू स्टेट्स फॉर द फाइनेंशियल ईयर 26-27, 1.4 लाख करोड़।
टैक्स रिसीट देखो, एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी, टैक्स रिसीट यानी टैक्स का पैसा जो आ रहा है वो एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी 2019-20 में 10% था। यानी अगर 100 रुपए हमारा जीडीपी था तो 19-20 में हम 10 रुपए टैक्स से कलेक्ट कर रहे थे, फिर 10.2 हुआ, फिर 11.5 हुआ, फिर 11.4 हुआ, फिर 11.5, 5, 4 और अब 2। अभी आपको सारा याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना याद रखो कि पिछले साल के कंपैरिजन में 2026-27 में क्या एक्सपेक्टेशन है, टैक्स रेवेन्यू डिक्रीज होगा कि इंक्रीज? डिक्रीज होगा। 25-26 में 11.4 था और अब क्या होगा? सवाल ये आएगा, ठीक है, इस किस्म से आ सकता है। फिर हम बात करते हैं डायरेक्ट टैक्स की, क्योंकि ग्रॉस टैक्स होता है, इसमें इनडायरेक्ट टैक्स भी है, जीएसटी, और डायरेक्ट भी है। डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स का डिफरेंस क्या है? 2021 तक डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन कम होती थी और इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्शन ज्यादा होती थी। ये गलत बात थी, क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्स रैशनल टैक्स नहीं है, वो हर किसी के लिए बराबर है। अंबानी का बेटा भी आईफोन पे 18% ही टैक्स दे रहा है, जितना एक मिडिल क्लास आदमी दे रहा है, तो वो प्रोग्रेसिव टैक्स नहीं था। एक देश की ज्यादा इनकम डायरेक्ट टैक्स से आनी चाहिए, क्योंकि डायरेक्ट टैक्स कैसे लगता है? जिसकी इनकम ज्यादा उस पर ज्यादा, जिसकी इनकम कम उस पर कम, जिसकी इनकम है ही नहीं उस पर नहीं। और इनडायरेक्ट टैक्स तो हर इस पे लगता है, चाहे आपकी इनकम है चाहे नहीं है। अब एक अगर अनएम्प्लॉयड आदमी भी मार्केट में बिस्किट खरीदने जा रहा है, उसको भी जीएसटी पे करना है, समझ गए ना? तो अच्छी बात है कि 2021-22 के बाद डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन लगातार बढ़ा है। इन द लास्ट 5 years द डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन हैज continuously increased. Second option, continuously decreased. Third option, first increase then decreased. Fourth option, first decrease then increase. क्या है? लगातार इंक्रीज, 6.2, 6.5, 6.7, 6.8, 6.9 लगातार इंक्रीज हुआ है, ठीक है। और इनडायरेक्ट टैक्स लगातार डिक्रीज हुआ है। ये सवाल आ सकता है इससे। न्यू इनकम टैक्स लाया जाएगा, टैक्स को रिफॉर्म को इजी कर दिया जाएगा। ईज ऑफ लिविंग, ईज ऑफ लिविंग, ईज ऑफ लिविंग का मतलब होता है कंट्री में कितनी आसानी से आप रह रहे हो। ऑब्वियसली बात है, जितना टैक्स स्ट्रक्चर अच्छा होगा उतना ही वो कंट्री बेटर होगी। लोग दुबई मूव क्यों कर रहे हैं? टैक्स ही नहीं है, टैक्स हेवन नहीं है वो, टैक्स हेवन HAVE है, नहीं है, हेवन नहीं है वो। टैक्स हेवन का मतलब होता है जो कंट्रीज जानबूझकर उन बिजनेसेस को अपने यहां जगह देती हैं जिनका 2 नंबरी काम होता है। टैक्स हेवन का वर्ड यूज किया जाता है छोटे छोटे आइलैंड्स के लिए जिनकी अपनी इकोनॉमी जीरो है। अब वो कमाती ऐसे हैं कि यार लाखों करोड़ों का ब्लैक मनी किसी के पास है, वो आते सर आप हमारे पास आ जाओ, यहां जाली कंपनियां बनाओ, और मान लो आपने 200 करोड़ गबन किया, तो आपको लग रहा है कि अब मैं तो उसको इस्तेमाल कर नहीं सकती, क्या करूं? तो आप आते हो मेरे पास, सर आपने इकोनॉमिक्स पढ़ाई थी, बताओ क्या करूं? मैं कहता हूं एक काम करो, आप ये 200 करोड़ रुपए उठा के ले जाओ साइप्रस में, साइप्रस है मेडिटेरियन सी का एक छोटा आइलैंड, या ले जाओ सीशेल्स में, या ले जाओ मॉरिशस में, वहां जाके, अच्छा आप नहीं जाओ, मैं ही चला जाता हूं आपके बिहाफ पे। मैं चला गया, मैंने वहां बनाई एक जाली कंपनी, उसका नाम रखा मैंने ABC प्राइवेट लिमिटेड। उस जाली कंपनी में मैंने दिखाया कि ये कंपनी बनाती है एयरक्राफ्ट के पार्ट। फिर मैंने दूसरी जाली कंपनी बनाई, उस जाली कंपनी ने मुझे ऑर्डर प्लेस किया कि मुझे इतने सारा पार्ट्स चाहिए। फिर इस जाली कंपनी ने इस जाली कंपनी को पेमेंट की। अब जब पेमेंट हुई इस कंपनी में, तो वहां जो कंट्री है वो टैक्स मांगेगी कि तुमने कमाया, पैसा लाओ, लेकिन उनके टैक्स बहुत कम होते हैं, 1%, आधा परसेंट, 0%, तो टैक्स पे कर दिया आपने। अब उस जाली कंपनी ने कहा कि हम इसको हायर कर रहे हैं, ये बहुत ही अच्छी लड़की है, इसको एयरक्राफ्ट के बारे में बहुत पता है, और आपको सैलरी दे रही है, आपके अकाउंट में पैसा आ रहा है, क्लीन इनकम। ये होता है टैक्स हेवन। दुबई में आप जाली कंपनी नहीं बना सकते, टैक्स ही कम है,
टैक्स हेवन का वर्ड यूज किया जाता है जहां पे ब्लैक टू व्हाइट करो। टैक्स हेवन अलग चीज है, टैक्स हेवन अलग चीज है। टैक्स हेवन मतलब जहां पर बहुत कम टैक्स है, अच्छी कंट्री है, जाली काम नहीं चल रहा। टैक्स हेवन उस कंट्री को बोलेंगे जिसके पास अपना कुछ नहीं है इकोनॉमी, उसके पास बस यही सोर्स है कि जाली काम करने वालों से थोड़ा बहुत टैक्स वसूल कर ले और अपना जिंदगी गुजारे। टूरिज्म के अलावा कुछ नहीं होता उनके पास। दुबई के पास तो अपना ऑयल है, दुबई के पास टूरिज्म है, इतना टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है, तो वो चाहते हैं वर्ल्ड का बिजनेस वहां शिफ्ट हो, तो उन्हें टैक्स रेट्स कम रखे हुए। क्राइम जीरो, ड्रग्स जीरो, ये सब चीजें जीरो। टीसीएस रैशनलाइजेशन, टैक्स कलेक्शन एट सोर्स, दो चीजें होती हैं, टीडीएस और टीसीएस, पढ़ा चुका हूं आपको इनकम टैक्स में। रैशनलाइजेशन का मतलब है कि अब उसको कम किया जाएगा, उसको ऐसा नहीं कि भाई 5% लग रहा है सब पे ही लग रहा है। उसको रैशनलाइज करने का मतलब है जिन पे कम लगना चाहिए उन पे कम लगाया जाएगा, जिन पे ज्यादा लगना चाहिए उन पे ज्यादा लगा दिया जाएगा। रिड्यूस टीसीएस रेट ऑन सेल ऑफ ओवरसीज टूर प्रोग्राम पैकेज टू 2%। अगर आप कहीं बाहर जाते थे ओवरसीज टूर प्रोग्राम में पैकेज लेते थे तो आप पे पहले 2 से 20% तक लगता था, अब 2% लगेगा बस। यानी अब फॉरेन ट्रैवल आसान हो गया, सस्ता हो गया। रेमिटेंस होता है जब आप बाहर से कंट्री में पढ़ रहे हो या काम कर रहे हो तो अपने घर में पैसा भेजते हो। तो अगर आप एजुकेशन या मेडिकल पर्पस के लिए पैसा भेज रहे हो तो आपका टीसीएस रेट सिर्फ 2% लगेगा। टीडीएस होता है टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। हमारे यहां कोई काम करेगा तो उसको सैलरी 10% काट के देना पड़ेगा, तो बोलेगा सर 10% कहां से लूं मैं अब, तो मैं बोलूंगा उसको कि आप जब इनकम टैक्स फाइल करो उनको बता देना कि आप पे टैक्स लगता ही नहीं है, आप टैक्स ब्रैकेट से बाहर हो, तो आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वापस दे देगा। तो वैसे ही होता है। लेकिन अगर आपके 10 से ज्यादा एम्प्लॉय हैं तो गवर्नमेंट बोलती है इनका टैक्स काट के सैलरी दो और टीडीएस यहां जमा करो। फॉर एग्जाम्पल किसी का ₹1,00,000 पेमेंट बनी तो उसको 90,000 ही देनी है, 10,000 गवर्नमेंट को भेजनी है, फिर गवर्नमेंट उसको अपने आप क्रेडिट करेगा। हाँ जी, सॉफ्टवेयर आईटी ग्रोथ। हम जानते हैं कि इंडिया अभी ऐसे लोगों से भरा हुआ है जिसका आईटी स्किल बहुत हाई है। हम सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट तो करते ही आए हैं वर्ल्ड को, लेकिन अब अगर हम किसी तरीके से इन कोडर्स की टैलेंट को यूज करके एआई वगैरह में लगा दें तो हमारा अपना एलएलएम बन जाएगा, लार्ज लैंग्वेज मॉडल। जो एआई आप देखते हो ना, ग्रॉक, क्लाउडी, जेमिनाई, चैट जीपीटी, ये चलते ही हैं एलएलएम पे, लार्ज लैंग्वेज मॉडल। जिस तरीके से आपको इंटरेक्ट करता है आपसे इंसान की तरह, वो उसके बगैर पॉसिबल नहीं है। हमारा अपना एलएलएम है नहीं, चैट जीपीटी का अपना है, गूगल का अपना है, ग्रॉक का अपना है, हमारा नहीं है। तो इसलिए हमें अपना बनाना पड़ेगा। उसके लिए हमारे पास बहुत प्रोफेशनल्स हैं, इनका कैपेसिटी बिल्डिंग की जाएगी, इनको पैसा प्रोवाइड किया जाएगा। उसके अलावा 300 करोड़ से 2000 करोड़ आईटी सर्विसेज को दिए जाएंगे एफडीआई वगैरह के तौर पे। कोई सब चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। क्लाउड सर्विसेज, हम जानते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग, क्लाउड सर्विसेज। आज के टाइम पे अगर आपने गूगल क्लाउड लिया हुआ है, गूगल का अकाउंट है आपके पास, आपके फोन में मेमोरी खत्म हो गई है, नया फोन आप ले नहीं सकते, तो आप 100 रुपए का गूगल क्लाउड स्पेस ले लो, 100 जीबी की। 100 जीबी आपको, जो फोटो आपके जा रहे हैं वो गूगल के किसी सर्वर में जा रहे हैं जो कहीं स्वीडन, नॉर्वे में है। अब हमारे यहां पर सर्वर नहीं है, डेटा सेंटर्स बोलते हैं उनको। गवर्नमेंट कह रही है कोई भी कंपनी अगर भारत में लोकेटेड डेटा सेंटर्स में अपनी क्लाउड सर्विसेज देती है, उसको 2047 तक कोई भी टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है, टैक्स हॉलिडे। इंडिया में डेटा सेंटर्स है नहीं ना, अमेरिका में भी नहीं फॉर दैट मैटर। अमेरिका से गूगल वगैरह में शिफ्ट कर दे ताकि अमेरिकन लॉ से भी बच जाएं। और दूसरी बात यह है कि सर्वर्स को कूल डाउन रखने के लिए बड़ा कॉस्ट आता है, तो उन्होंने रखी दिया स्वीडन में। स्वीडन में ठंड है, नॉर्वे कंट्री, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, तो वहां पर कॉस्टिंग ज्यादा नहीं आती, ठंडा ही तो ठंडा ही रहता है। अब इंडिया में लद्दाख में, कश्मीर में, भद्रवा में अच्छे गूगल सेंटर्स बन सकते हैं, लेकिन वो सिर्फ सपनों में ही और एआई की रील में बनेगा, वो ऐसे नहीं बनने वाला। लेकिन गवर्नमेंट ने अच्छी स्कीम रखी है। बाहरी कंट्री गूगल बोलती सर हम क्लाउड सर्विसेज आपके डेटा सेंटर पे शिफ्ट करते हैं, कोई टैक्स नहीं,
हैश करो। A safe harbor of 15% on cost to be provided if company providing data center services from India is related entity। यानी 15% तक की छूट दी जाएगी आपको अगर आप इंडियन कंपनी हो। Exemption from income tax for 5 years to be provided to any non-resident who provides capital goods, equipment or tooling to any toll manufacturer in bonded zone। इंडिया में अगर कोई भी नॉन रेजिडेंट बाहर से आके यहां पर कैपिटल गुड्स प्रोवाइड करता है, इंपोर्ट करता है, कैपिटल गुड्स मतलब वो गुड्स जो दूसरे गुड्स बनाने को हेल्प करेंगे, उसको 5 इयर्स तक कोई इनकम टैक्स पे नहीं करना। तो बहुत सारी इनकम टैक्स एग्जम्पशन दी गई हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने बता दिया आपको। टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन, अ जॉइंट कमेटी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स एंड सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स टू बी कंस्टिट्यूटेड फॉर इनकॉर्पोरेटिंग रिक्वायरमेंट्स ऑफ इनकम कंपटीशन एंड डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड। अगेन वेरी टेक्निकल। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर वो कंपनी है जो वो मिनिस्ट्री है जो कंपनीज की रजिस्ट्रेशन करती है। जैसे विंग्स एक उड़ान प्राइवेट लिमिटेड, वी आर रजिस्टर्ड विद मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर। हमें टैक्स पे करना होता है एज पर कंपनीज एक्ट। अब क्या फर्क है, एक आपने पढ़ा होगा MS-XYZ एंटरप्राइज या फिर फॉर्म सी नागा फॉर्म के बारे में सुना होगा आपने। अगर आप स्टेट में रजिस्टर्ड होते हो तो आपको सिर्फ एक फॉर्म सी चाहिए होता है, जाके आप डिपार्टमेंट ऑफ लेबर से जाके फॉर्म से ले लो, हो गया काम, आपकी फर्म बन जाएगी। अगर आपको नेशनल लेवल पे अपनी ब्रांचेस खोलनी है और सेम नाम रखना है, फिर आपको करना पड़ेगा प्राइवेट लिमिटेड फॉर्म, वो आपको मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर देगी। इस पर खर्चा भी ज्यादा आता है, बट आपका नाम फिर कोई और नहीं ले सकता। विंग से कोई प्राइवेट लिमिटेड कोई और नहीं बना सकता। बाकी इक्का दुक्का पॉइंट्स हैं जो मैं आपके इसमें लिख दूंगा, ये सारा नहीं पढ़ना है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। हाँ, ये सवाल आया था अभी रिसेंटली किसी एग्जाम में। इंडिया में न्यूक्लियर पावर प्लांट, स्मॉल फ्यूजन प्लांट्स बनाए जा रहे हैं। जो एक होता है पूरा पावर प्लांट, एक होता है स्मॉल थर्मल रिएक्टर्स। ऑल्दो वेस्ट ने न्यूक्लियर पावर को खत्म ही कर दिया, यानी अब वो न्यूक्लियर पावर को खत्म कर रहे हैं, ये सोच के कि जो फुकुशिमा में हुआ, जापान में न्यूक्लियर डिजास्टर हुआ था ना, तो वैसा यहां पर ना हो जाए। लेकिन प्रॉब्लम ये हो रही है कि अब वो रिग्रेट कर रहे हैं डिसीजन को। इंडिया ने न्यूक्लियर पावर पे भी फुल जोर रखा हुआ है। न्यूक्लियर पावर पे जो एग्जिस्टिंग बेसिक कस्टम ड्यूटी है ऑन इंपोर्ट ऑफ गुड्स रिक्वायर्ड फॉर न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट्स टू बी एक्सटेंडेड टिल द ईयर 2035, जो अभी इस पे बेसिक कस्टम ड्यूटी लग रही है, अभी भी खत्म नहीं की है, इसको एक्सटेंड किया गया 2035 साल तक। क्रिटिकल मिनरल्स, बेसिक कस्टम ड्यूटी ऑफ इंपोर्ट्स ऑफ कैपिटल गुड्स रिक्वायर्ड फॉर प्रोसेसिंग ऑफ क्रिटिकल मिनरल्स टू बी एग्जेम्प्टेड। जो भी मशीनरी आप क्रिटिकल मिनरल्स को एक्सकवेट करने के लिए लाओगे, उस पर कोई भी ड्यूटी नहीं लगेगी। ऐसे इलेक्ट्रॉनिक्स, बेसिक कस्टम ड्यूटी ऑन स्पेसिफाइड पार्ट्स यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ माइक्रोवेव ओवन्स टू बी एग्जेम्प्टेड। अभी हमने पढ़ा था सेमीकंडक्टर 2.0 मिशन कर्तव्य 1 में, उसके तहत माइक्रोवेव ओवन में जो भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट लगता है, उसको जब आप इंपोर्ट करोगे, इंडिया में लाओगे, इस पर कोई भी ड्यूटी नहीं लगेगी, ताकि मैन्युफैक्चरिंग ऑफ लोकली हो सके। बाकी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैं नोट्स में डाल दूंगा, कोई खास नहीं है इतना जिसमें काम की चीजें हैं। ठीक है, कुछ पूछना है इसके बारे में? हाँ, आयान, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड प्रॉब्लम्स ऑफ डेवलपिंग इकोनॉमी जल्दी मैं अपलोड कर दूंगा। ठीक है, कोई सवाल? ये नोट्स आपको कल तक मिल जाएंगे। कल हम JN की इकोनॉमी पढ़ेंगे। ठीक है, ऑनलाइन वालों को कोई सवाल पूछना है? मिताली पूछ रहे हैं सर ये इतना कैसे याद करना है? इतना याद करने की जरूरत पड़ेगी नहीं आपको। अगर आप 5-6 बार PDF को देख लोगे तो आपको वही याद रहेगा जो एग्जाम में आना चाहिए। इसीलिए जो इतना सारा मैं स्किप कर रहा हूं,
ये मैंने खोला हुआ है PIB, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की हाईलाइट। JKSSB के लिए इतना सारा पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये मैं हटा दूंगा, इसलिए मैंने जानबूझकर नहीं पढ़ाया। जिसपे सिर्फ बेयर मिनिमम सवाल आ सकते हैं मैंने वही पढ़ाया, ठीक है ना। देखो मुझे किसी ने फोन करके बोला कि सर आपने इकोनॉमी में वो चीज इतनी डिटेल में नहीं पढ़ाई, फलानी चीज इतनी डिटेल में नहीं पढ़ाई। मैंने बोला कि पढ़ाने को तो मैं पढ़ा भी दूं, लेकिन अगर आपको एग्जाम के पहले लेक्चर रिवाइज करने हैं, 30-35 लेक्चर तो ऑलरेडी हो चुके हैं इकोनॉमी में घंटे घंटे के, तो 30-35 घंटे के लेक्चर में भी अगर आपको मैं 5-6 लेक्चर और ऐड करूं 40 घंटे, हो सकता है आप 10 में से 10 ले आओ। और अगर मैं वो चीज उतनी डिटेल में नहीं पढ़ाऊं, हो सकता है आप 10 में से 8 ले आओ। अब 8 भी ले आओ काफी है, वर्थ इट नहीं है कि उस 1-2 नंबर के लिए हम 10 घंटे और पढ़ा दें। वो 10 घंटे आप इन्वेस्ट करो इंग्लिश में, जहां 10 में से 10 आएंगे। वो 10 घंटे इन्वेस्ट करो आप स्टैट्स में, 10 में से 10 आएंगे। वो इन्वेस्ट करो आप ज्योग्राफी में, जहां सवाल आने ही है। अगर 10 घंटे बढ़ा के इंग्लिश में 10 में से 10 आ सकते हैं और 10 घंटे यहां बढ़ा के 1-2 नंबर आ सकते हैं, तो आपको कॉस्ट बेनिफिट रेशियो देखना होता है। लेकिन मुझे उम्मीद है कि जितना मैंने पढ़ाया है उससे हाई लेवल का नहीं आएगा। इंशाल्लाह आप 10 में से 10 लेंगे। सर इकोनॉमिक्स की रिवीजन भी करा दो। करा दूंगा मैं, अगर आपको करनी होगी। बस थोड़ा रमजान खत्म होने दो और आपका सिलेबस काफी हद तक कंप्लीट हो जाए ना, उसके बाद ही तो रिवीजन करेंगे। ठीक है जी। नजरा, सेकंड बैच की इकोनॉमिक की PDF 9 ही है, बाकी कब तक होगी? सेकंड बैच में भी, फर्स्ट बैच में भी 9 ही है। आपके साथ कोई भेदभाव नहीं किया मैंने। जो रह गई है मैं जल्द से जल्द अपलोड करूंगा। थैंक यू।